नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़ा समझौता किया है। इस समझौते पर भारत के टाटा ग्रुप और नीदरलैंड्स की ASML के बीच हस्ताक्षर हुए। इस MOU का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। समझौते के तहत ASML गुजरात के थोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की स्थापना और विस्तार में सहयोग करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को नई दिशा देगी और देश के युवाओं के लिए रोजगार व नवाचार के बड़े अवसर पैदा करेगी। उन्होंने बताया कि भारत भविष्य की तकनीकों में अपनी स्थिति और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीदरलैंड्स के हैग में आयोजित CEO राउंड टेबल मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड्स की रणनीतिक साझेदारी व्यापार और निवेश को नई ऊर्जा दे रही है। वहीं नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने कहा कि दोनों देश मैरीटाइम इंडस्ट्री, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। ये समझौता भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना अब आपके हाथों में है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। फ्रेंड्स, नीदरलैंड में कहावत है, शिप्स आर सेफ इन हार्बर बट शिप्स आर नॉट बिल्ट टू स्टे इन हार्बर। डच बिजनेस कम्युनिटी से बेहतर यह बात कौन समझ सकता है। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है। बेडांट बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में अमित शाह ने गुजरात के औद्योगिक विकास और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की। अमित शाह ने कहा कि वो पूरे देश में घूमते हैं और कई राज्यों में औद्योगिक विकास को देखा है, लेकिन गुजरात जैसा व्यापक औद्योगिक विकास कहीं और देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि राज्य में क्षेत्रीय विकास को तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब लक्ष्य गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी देश के शीर्ष राज्यों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, IT और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े कई प्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इस नए टेक पार्क को राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अहमदाबाद की भूमि पर 2 नए इनिशिएटिव एक साथ शुरू हो रहे हैं। एक तो मिलियन माइंड्स टेक पार्क और दूसरा एक यूनिवर्सिटी जो अपने आप में नए तरीके की यूनिवर्सिटी है, जिसकी बहुत जरूरियात काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। आज गुजरात के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े विजन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है, इसकी परिपूर्ति के दिशा में आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को हम अचीव करने जा रहे हैं। मोदी जी का विजन है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ज्ञान, उद्यमिता और उच्च कौशल आधारित गुजरात में इंडस्ट्री भी आए और रोजगारी की निर्मित भी हो।
वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा की विचारधारा, संगठन और राष्ट्रवाद को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया का ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संस्थापकों ने पार्टी को राष्ट्रहित और जनसेवा का संस्कार दिया था। इसी विचारधारा के कारण भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी और तब से पार्टी लगातार राष्ट्र निर्माण के कार्यों में जुटी हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म, मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस वर्ग में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय संगठन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जिसने अपनी स्थापना काल के से लेकर के अब तक 50 वर्ष से भी कम समय में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में देश के अंदर 22 राज्यों में, केंद्र के साथ साथ 22 राज्यों में अपनी सरकार अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस राजनीतिक दल के गोरखपुर जनपद के विशेष प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति मैं जिला इकाई को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। गैस कंपनियों ने सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी, यानी केवल 3 दिनों के अंदर सीएनजी कुल 3 रुपए महंगी हो चुकी है। नई कीमतों के बाद दिल्ली में सीएनजी 80.09 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि गाजियाबाद में इसकी कीमत 88.70 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं मुंबई में सीएनजी 84 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पाइप से मिलने वाली पीएनजी और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस कंपनियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा प्राकृतिक गैस आयात करता है। होर्मुज संकट के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है और मांग बढ़ने से गैस खरीदना महंगा पड़ रहा है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतें बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। तो दिल्ली एनसीआर में फिर से सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। इससे पहले 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे, यानी 3 दिनों में 3 रुपए सीएनजी महंगी हो गई है। और अब गैस कीमतों से आम आदमी की जेब पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो गैस कीमतों से आम आदमी को झटका लगा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी खबर, सीएनजी के दाम में 1 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 रुपए सीएनजी महंगी हो गई है। इससे पहले 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे और अब 1 रुपए की और बढ़ोतरी सीएनजी के दामों में कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है और उसी के चलते एक बार फिर सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पिछले 3 दिनों की बात करें, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं।
पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी और अब 1 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी के प्रति किलो के दाम में कर दी गई है, इससे आम जनता की जेब पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए साहिल, मुझे लगता है कि जनता को उस लायक अब छोड़ा नहीं गया है कि वो विरोध भी कर पाए। आप थोड़ा सा पीछे जाइए 10-15 साल पहले, जब मात्र 50 पैसे या 1 रुपए जब वृद्धि हुआ करती थी तेल डीजल वगैरह पे, तो लोग, बीजेपी की बात करूं, समय विपक्ष में होती थी तो ये बैलगाड़ी लेके, सिलेंडर बाहर लेके क्या कुछ नहीं करते थे लोग। लेकिन आज की डेट में वो सब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य ये है जनता के साथ में विपक्ष बहुत कमजोर है। गर्मी इस समय आज टेम्परेचर लगभग 40 से 42 करीब है, और वो सारे के सारे एसीयू में, कमरों में बैठे हुए हैं, और आप जो खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और खबरों को देख के ही मजे ले रहे हैं, लेकिन सड़क पे उतरने का कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप देखो सामाजिक जो मुद्दे हैं, जब तक आप विरोध नहीं करोगे, सरकार के ऊपर दबाव, प्रेशर नहीं डालोगे, तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। जी। लेकिन रमेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट देश पर नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की अपील का किस तरीके का असर हुआ वो भी हमने देखा। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगती हुई हमने देखी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की है कि ईंधन की बचत यहाँ पर करनी चाहिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसे भविष्य के लिए की गई एक अपील करार दे रही है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो संकट है वो अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि होर्मुज जल डमरू मध्य की जो स्थिति है उसका प्रभाव अब भारत पर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि जो घर में पीएनजी की सप्लाई होती है उसके दाम अभी नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन कमर्शियल गैस के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, महंगाई इस वक्त चरम पर है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। नहीं, अभी आपने कही कि जो घरेलू गैस है वो नहीं बढ़ी है, वो भी बढ़ जाएगी कुछ समय के बाद में। ऐसा है नहीं कि सब चीज, जब ईंधन हर तरीके का, हर किस्म का ईंधन जब बढ़ गया है, तेल, गैस, पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, तो मुझे लगता है जो घरेलू गैस है वो भी बढ़ जाएगी। ज्यादा इसमें टाइम मुझे लगेगा नहीं, 2-4 दिन में उसका भी नंबर आने वाला। खैर, देखिए जो कच्चा क्रूड ऑयल जो बाहर से आ रहा है, अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ, ये तकनीक जो ऐसी है और जो अंदर की चीजें, ये शायद आम जनता उससे ज्यादा ज्ञात नहीं है, अनभिज्ञ है। जो क्रूड ऑयल जो बाहर से कच्चा तेल जो हम लोग सप्लाई हमारे लिए हो रहा है वो ज्यादा महंगा नहीं किया गया है। हाँ, उसके आने में ट्रांसपोर्ट के लिए और यातायात में उसमें दिक्कतें हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच में ऐसा आया, संकट के बावजूद भी तेल कीमतों की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो कह रही है उनकी बातों से मेल बिल्कुल नहीं खा रहा है धरातल की चीजें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऊर्जा संकट है ही नहीं, तेल संकट है ही नहीं, और कोई कह रहा है कि 60 दिन का भंडार हमारे पास है, कोई कह रहा है 2 साल का भंडार है। अगर ऐसा है तो फिर ये वृद्धि क्यों? ये चीजें समझ से बिल्कुल परे हैं। अब जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील करी है, बेहतरीन अपील है। ये हम आप सब कहते हैं भाई, जो अनावश्यक, अगर आपको ईंधन का इस्तेमाल नहीं करना है, गाड़ी घोड़ा अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उससे आप इस्तेमाल करो। और मुझे लगता है उनके बयान के बाद में ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मंत्रियों ने, बल्कि लोगों ने भी अपनाया है। हम आप भी उसमें शामिल हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर ऑफिस में जाना है तो पता चला है, अगर हमारा कुलीग अगर हमारे रास्ते में है, उनको कहते हैं कि आप गाड़ी मत लो, हमारी गाड़ी से पूल कर लो। ये उनके चीजों को अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप महंगाई की मार करते जा रहे हो। ठीक है, अगर आपकी इस समय बहुमत में सरकार है, सब कुछ चीजें हैं, अगर कोई तगड़ा कोई विरोध नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है आप जो मनमानी आपको आते जाए वो आप करते जा रहे हो। आज क्योंकि देख रहे हूं मैं कई चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, अब सरकार के ऊपर एक और बड़ा संकट यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ही सुबह एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेल पर खेल कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर रूस से जो तेल निर्यात हो रहा था, जिस पर छूट दी गई थी, उस छूट को भी शनिवार से खत्म कर दिया है। अब इसका भी पूरा बहुत बड़ा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ही सबसे बड़ा
जो सप्लायर था वो भारत के लिए साबित हो रहा था। अब ऐसे में रूस से तेल खरीदना भी भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर होता हुआ नजर आएगा और आने वाले समय में तो और ज्यादा संकट और ज्यादा जो आर्थिक बोझ है वो आम आदमी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विपक्ष यहां पर कमजोर कड़ी में नजर आ रहा है, ऐसे में आम आदमी की तरफ से सरकार पर किसी तरह का कोई प्रेशर बनाने वाला विपक्ष यहां पर है नहीं। ऐसे में सारा बोझ जो है वो अब आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। देखिए, अभी आपने रूस की बात करी। रूस हमारा पारंपरिक ऊर्जा सप्लाई का संबंध रखने वाला देश रहा है। अब ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि हम उनसे तेल दूसरे किसी के कहने पे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अब आपने कहा कि शनिवार तक की इसकी जो म्याद खत्म होने वाली है, जो 30 दिन का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मतलब ये भी कल्पनाओं से परे बात है, सोच से बिल्कुल अलग बात है। बताओ, हमारा व्यापार पता चला है सामने वाले देश से हो रहा है, और तीसरा वो कह रहा है कि मेरे मर्जी से आप नहीं खरीद सकते हो। ये सारी चीजें में अब उसके बाद देखो महंगाई की बात। अब हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। अभी पिछले 14 दिन में जितने भी हमारे पास इस जल डबरू स्थल से अगर चीजें निकली हैं, वहां से 3-4 जहाज मेरे ख्याल से आए, उसमें पीएनजी सीएनजी भी है और कच्चा क्रूड ऑयल भी वगैरह है। वो तेल आपको पता है भारत में इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो उसको रिफाइन करके बांग्लादेश दे दिया गया, बेच दिया, नेपाल में दे दिया, और आप जो भी नेबर कंट्रियां हैं उनको बेच दी। क्या ये भारतीय लोगों के पास धोखा नहीं है? ये तो नहीं किया जाना चाहिए। जब आप कह रहे हो संकट है, तो संकट में हम अपने घर में रखी हुई स्टोरेज चीजें दूसरे को क्यों दें? मुझे लगता है इस पे भी विपक्ष को बाहर आके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अब जिस तरीके से तेल की वृद्धि लगातार की जा रही है, आसपास के देश, इसी दरमियान ऑस्ट्रेलिया ने तेल की कीमतों में वृद्धि कम कर दी। इवन अब दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान ने वृद्धि करी है, लेकिन परसों नरसों वहां पे भी उन्होंने कटौती कर दी है, जनता को राहत दी है। नेपाल में भी यही हुआ, बांग्लादेश में भी यही हुआ है। ये उन देशों में हुआ है, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, जो तेल की निर्भरता भारत के ऊपर रहती है, वो हमसे खरीदते हैं जी। मतलब आप अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो जो सरकार कह रही है और जो धरातल की चीजें हैं, वो दोनों चीजें मेल आपस में नहीं खा रही हैं। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से 3 दिन के अंदर 3 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पर सीएनजी में हो गई है, उससे आने वाले संकट का एक आभास होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में महंगाई की मार कितनी ज़्यादा आम जनता पर पड़ने वाली है। और जिस तरीके से सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, इसका पूरा प्रभाव ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, सामान महंगा होगा और उसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी वैश्विक चिंता के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। करीब 20,000 टन एलपीजी लेकर मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला टैंकर सिमी सुरक्षित रूप से गुजरात के कच्छ जिले के स्थित कांडला पोर्ट पर पहुंच गया है। यह टैंकर 13 मई को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर भारत पहुंचा। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। यह फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में इसकी बड़ी भूमिका है। ऐसे समय में जब इस क्षेत्र में तनाव को लेकर दुनिया भर की नजरें टिकी है, भारत तक एलपीजी की सुरक्षित आपूर्ति को बड़ी राहत माना जा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। अरागची ने कहा कि ईरान हमेशा होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा और मित्र देशों के लिए भरोसेमंद साझेदार बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक भारत आ रहा एलपीजी टैंकर एमवी सनशाइन भी सुरक्षित रूप से होर्मुज पार कर रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना समेत कई एजेंसियां सक्रिय थी। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित होने पर होर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता पहले से और बेहतर होगी। वहीं हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया।
इस दौरान गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों और अस्थायी कब्जों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे के IOW विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF और हावड़ा सिटी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक लंबे समय से स्टेशन के बाहर सड़क और फुटपाथों पर अवैध दुकानें लगाई जा रही थी। कई लोगों ने अस्थायी निर्माण कर सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा कर लिया था, जिससे यात्रियों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब अभियान चलाकर पूरे इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी भी विशेष विरोध प्रदर्शन या अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। तो बुलडोजर कार्रवाई के बाद पूरा स्टेशन परिसर खाली नजर आया और यात्रियों को आने जाने में राहत मिली। अधिकारियों ने साफ कहा कि रेलवे और सार्वजनिक संपत्तियों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासन का कहना है कि हावड़ा जैसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के आसपास रास्तों को पूरी तरह साफ रखना उनकी प्राथमिकता है। इससे पहले तिलजला और उत्तर 24 परगना के हसानाबाद इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ बिहार के सारण जिले के मस्तीचक स्थित अडानी अखंड ज्योति आई केयर हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां सर्जरी करवाने वाले मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। गौतम अडानी ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधा की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार के लोगों की मेहनत और क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत यहाँ के लोग हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी होना अपने आप में गर्व की बात है। इस दौरान अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ ने भी अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दी। ये दौरा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप लोग काफी टाइम से दुख में वेट कर रहे हो। मैं माफी मांग रहा हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं। आज बिहार की इस पावन धरती पर खास करके मस्तीचक आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से मन को शांति प्रदान करता है। वहीं दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया है। खासकर उन लोगों के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है जो चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को गलत मोबाइल नंबर या गलत जानकारी देते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब ई चालान सिस्टम को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। इसके तहत डेटा वेरिफिकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई मामलों में ये सामने आया है कि लोग चालान और नोटिस से बचने के लिए फर्जी मोबाइल नंबर, गलत पता या गलत पहचान की जानकारी देते हैं। पुलिस का कहना है कि इससे कानूनी प्रक्रिया और रिकॉर्ड दोनों प्रभावित होते हैं। अधिकारियों के मुताबिक गलत जानकारी देना सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने जैसा मामला माना जा सकता है। ऐसे मामलों में अब सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और जरूरत पड़ने पर मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है और दोषी पाए जाने पर जेल की नौबत भी आ सकती है। दिल्ली पुलिस अभी चालान सिस्टम को आधार, वाहन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल डेटा से जोड़कर काम कर रही है। ट्रैफिक कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और ऑनलाइन रिकॉर्ड की मदद से वाहन मालिकों की पहचान तेजी से की जा रही है। ऐसे में अब चालान से बचना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। वहीं भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर हैग स्थित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
COA के ताज़ा फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अदालत अवैध तरीके से गठित की गई है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसके किसी भी फैसले, आदेश या कार्रवाई को भारत मान्यता नहीं देता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 15 मई 2026 को अधिकतम जल भंडारण क्षमता से जुड़े मामले में जारी तथाकथित फैसला पूरी तरह नल एंड वॉइड यानी कि शून्य और अमान्य है। भारत ने दोहराया कि उसने कभी भी किसी अदालत के गठन को स्वीकार नहीं किया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला अब भी लागू है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे से जुड़ी है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद अपने संप्रभु अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए इस संधि को स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक यह फैसला जारी रहेगा। भारत ने किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी COA की कार्यवाही को अवैध बताया और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। वहीं नीट पेपर लीक केस 2026 मामले में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। संदिग्ध शुभम खैरनार को नासिक से CBI की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे नेटवर्क की परतें खंगाली जा रही है। उसके संपर्क में रहे कई लोग अब जांच के दायरे में आ गए हैं, जिनमें कुछ कोचिंग सेंटर संचालक भी शामिल हैं। CBI की जांच में यह सामने आया है कि कथित पेपर लीक साजिश में टेलीग्राम ऐप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी अब डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रश्न पत्र या संबंधित जानकारी किस तरह साझा की गई। सूत्रों के अनुसार CBI की एक टीम नासिक में गुप्त रूप से जांच कर रही है और शुभम खैरनार से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसके मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन हिस्ट्री की भी जांच की जा रही है। साथ ही उसके रहने वाले इलाके के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि उसकी गतिविधियों और संपर्कों का पता लगाया जा सके। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि उसने कुछ छात्रों को मेडिकल कोर्स में दाखिले में मदद करने की भूमिका निभाई हो सकती है। इसके अलावा कुछ कोचिंग सेंटरों के डायरेक्टर भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA से जुड़े एक अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। इससे पहले मनीषा संजय वाघमारे और PV कुलकर्णी की गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया था। दोनों आरोपियों को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।